नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं प्रदीप आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म रीजनिंग रनवे पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी बच्चों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें अक्सर बच्चा मात खा जाता है और उसका नाम है, आपको दिख रहा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर, इतिहास जो है हिंदी साहित्य का, उसमें हमारा हाथ थोड़ा सा तंग पड़ जाता है, हमें नहीं समझ आ पाता क्या करना है क्या नहीं करना, किसे याद करें किसे छोड़ें, क्या करना है। तो साथियों, जब जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ तो अब डरना तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में समझाऊंगा और सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य में बेटा सबसे पहले एक तो मतभेद। मतभेद का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे आप अपवाद के तौर पे, अब जैसे कि एक कक्षा में 100 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और हर टीचर आकर के उन्हें पढ़ाता है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्टूडेंट हर टीचर की नजर में अच्छा हो। किसी हिंदी वाले टीचर्स की नजर में कोई दूसरा बच्चा अच्छा है, किसी की नजर में वो अच्छा है, किसी की नजर में वो अच्छा है। जैसे ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। तो हिंदी साहित्य में भी यही हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी का पहला कवि माना वो सरहपा माना। रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का यानी कि हिंदी का जो प्रथम कवि माना वो चंद्रबरदाई को माना। ऐसे कई सारे आपको पॉइंट्स देखने को मिलते हैं हिंदी साहित्य में। तो घबराइएगा मत, इसका एक चार्ट बना करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जिसमें जितने भी फैक्ट हैं हिंदी साहित्य के, वो सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, स्कूल में हमें जो हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ाया जाता है। सही बोला मैंने? बिल्कुल ठीक है। हमें जो भी रचनाएं, जो भी काल विभाजन पढ़ाया जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही पढ़ाया जाता है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले हिंदी साहित्य में किसी अन्य व्यक्ति ने या फिर और किसी पुरुष ने हाथ नहीं आजमाया? क्या उन्होंने हिंदी साहित्य लिखना चाहा नहीं या उन्हें आया नहीं? हिंदी साहित्य की कितनी पद्धतियां हैं, हिंदी साहित्य के प्रकार कितने हैं, ये सारी चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दो प्रवृत्ति के लोग थे। एक थे औपचारिक प्रवृत्ति के, एक थे अनौपचारिक प्रवृत्ति के। इनमें अंतर क्या है? औपचारिक प्रवृत्ति में वे लोग आते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का जो टॉपिक है उसे केंद्रित माना और उसके ऊपर हिंदी साहित्य किया। कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदी साहित्य लिखना नहीं चाहते थे लेकिन वो गलती से हिंदी साहित्य लिख बैठे, उन्हें हम अनौपचारिक प्रवृत्ति के लोग मानते हैं। सर, गलती से साहित्य लिखना मतलब क्या हुआ? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों एक क्रिकेट के ऊपर एक छोटा सा निबंध लिखिए, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप बड़े अच्छे से लहजे तरीके से लिखना चालू करेंगे कि क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड से हुआ, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, 3 विकेट, 6 नो बॉल, जो भी हो आपके रूल्स और रेगुलेशन क्रिकेट के रिगार्डिंग जो भी है। अब आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेट को मद्देनजर रखते हुए केवल और केवल क्रिकेट के ऊपर लिखेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेट के बारे में स्टार्टिंग लाइन लिखेंगे तो सही, उसके बाद वो आएंगे साथियों विराट कोहली पर कि विराट कोहली की इतनी सेंचुरी है, विराट कोहली ने इतने सिक्स मारे हैं, उनकी शादी अनुष्का भाभी से हुई है। फिर वहीं पर एक टेंडेंसी, एक टर्निंग पॉइंट आएगा कि कुछ बच्चे अनुष्का के बारे में लिखना चालू कर देंगे कि इनकी इतनी इतनी फिल्म बनी है, इनमें इतना अवार्ड मिला है, इस चीज के लिए ये अवार्ड मिला है। अब देखिए, टॉपिक क्या था? क्रिकेट, लेकिन आप क्या लिख रहे हैं? अनुष्का भाभी के बारे में। कुछ लोग शुभमन गिल पे आएंगे, शुभमन गिल से फिर किसी और पे चले जाएंगे। साथियों, यहां केंद्रित जो टॉपिक था हमारा वो था हिंदी साहित्य, सॉरी, ये क्रिकेट टॉपिक था। और क्रिकेट टॉपिक से आप हट करके आप किसी की जीवनी लिख रहे हैं, आप उनके बारे में लिख रहे हैं। तो यही कंडीशन हुई थी साहित्य में। इस धरती पर सबसे पहला जो साहित्य लिखा गया साथियों वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया,
और उसे किसने लिखा? गार्सा दा तासी ने। आइए मैं आपको स्टेप टू स्टेप सारी की सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप बहुत अच्छे से इन्हें याद कर पाएंगे। हिंदी साहित्य को याद करने से पहले अगर आपका मन कर रहा है शॉर्ट ट्रिक्स जानने का, तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा श्री अमीर चंद्र विद्यासागर नाले में जा गिरी। अगर आप इस पंक्ति को याद कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप आदिकाल के जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनके बारे में जान पाएंगे। देखिए, श्री से बनता है आपका एक राइटर जिसका नाम है भैया जी श्रीधर। अमीर से बनता है आपका अमीर खुसरो। चंद्र से बनता है आपका एक नाम चंद्रबरदाई। विद्या से बनता है आपका विद्यापति। सागर से बनता है साथियों आपका शारंगधर। नाले से है एक व्यक्ति का नाम जिसे हम नरपति नाल के नाम से जानते हैं। जागिरी, यहां से एक राइटर बनता है जिसे हम जानते हैं जगनिक के नाम से। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राइटर आपको जो है वो आदिकाल से रिलेट करते हैं, यानी आदिकाल के हैं ये राइटर्स। ठीक है, इसमें 2-3 राइटर और आते हैं, जैसे सरप्पा आ जाते हैं, दलपति विजय आ जाते हैं। ठीक है, आपको मैं मुंह जवानी इनकी रचनाएं याद करा दूंगा कि जैसे परमाल रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की देखिए पहेलिया, आशिका, हालात ए कन्हैया, नजरैन ए हिंद, बहुत सारी। श्रीधर की देख लीजिए रणमल छंद। मैं आपको एक एक रचना इसी ट्रिक के आधार पर साहित्य को इतने इजी वे में सिखा दूंगा कि आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होगा साहित्य का। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की इतिहास की, हिंदी साहित्य का इतिहास, साथियों यहां पर साहित्य का मतलब होता है सभी के हित के बारे में बोलना या सभी के हित के बारे में जानना या लिखना। और इतिहास आप जानते हैं पूर्व में घटित घटनाओं को ही हम इतिहास के रूप में जानते हैं। तो साथियों यहां पर आपका जो पहला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो बनता है वो क्या बनता है, वो ये है कि सबसे पहले हिंदी साहित्य किस व्यक्ति ने लिखा था। तो साथियों सबसे पहले जो साहित्य लिखा गया उसका नाम है गारसा दा तासी। एग्जाम ओरिएंटेड है ये। पहला क्वेश्चन बनके क्लियर हो चुका है। पहला ही क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर्वप्रथम सबसे पहले हिंदी साहित्य किसने लिखा, तो आपका जवाब होगा गारसा दा तासी। गारसा दा तासी जो है वो फ्रेंच के निवासी थे, तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य लिखा वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा। अब मन में एक छोटा सा डाउट आया कि सर ये भाई साहब फ्रेंच के थे, फिर इन्होंने भारत का हिंदी साहित्य कैसे लिख दिया। एक्चुअल में क्या हुआ, बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि एक समय की बात है कि ये भारत भ्रमण करने आए थे, घूमने के लिए आए थे। 10-15 दिन इन्होंने भारत की यात्रा की और उसके बाद अपने स्वदेश वापस लौट गए। लौटने के बाद इन्होंने भारत में जो हिंदी साहित्य जो चर्चित है उसके ऊपर किताब लिख दी। जबकि सबसे थर्ड क्लास जो साहित्य लिखा गया ना वो इन्होंने ही लिखा। अब एग्जाम में बेटा ये तो नहीं पूछेगा ना क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या रीजन था, नहीं, बस ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, तो उसका नाम है गारसा दा तासी। किस भाषा में लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य जिस पुस्तक में लिखा उस पुस्तक का नाम क्या है, देखिए, इस्तवार द ल
लित्वेतुर लित्वेतुर एंदुस्तानी एंदुस्तानी। ये लीजिए, ये हिंदी साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ था जो कि गारसादा तासी ने लिखा था। इस्तात्वर लित्वेतुर एंदुस्तानी। ठीक है साथियों, ये जो ग्रंथ लिखा था गारसादा तासी ने, कहा जाता है कि इस पुस्तक में गारसादा तासी ने 738 कवियों के बारे में लिखा है। किसके कवियों के बारे में लिखा है? 738 कवियों के बारे में लिखा है। हिंदी साहित्य में 4 पद्धतियां आती हैं, एक वर्णानुक्रम पद्धति, एक कालानुक्रम पद्धति, एक वैज्ञानिक पद्धति और एक विधेयवादी पद्धति। इन चारों पद्धतियों में से जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है वो है आपकी विधेयवादी पद्धति, और उसी विधेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य लिखा गया है। इस वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य को पढ़ाया जाता है और उसी को मान्यता दी गई। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति जो है उसमें क्या होता था पता है? इन्होंने जो पद्धति का यूज किया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का यूज किया। इसका मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर, इन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ए से जितने भी नाम है सबसे पहले उन्हें लिखिए, फिर बी से बनने वाले नाम लिखिए, सी से बनने वाले नाम लिखिए। इन्होंने भी वर्ण के क्रम के अनुसार ही इन्होंने कवियों के बारे में लिखा। तो इन्होंने 738 कवियों के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। 738 में केवल 2 प्रवृत्ति के कवि थे, जिसमें से 72 कवि जो हैं, 72 कवि जो थे वो आपके हिंदी कवि थे। बाकी बचे कितने? 666 कवि जो थे साथियों, वो आपके उर्दू भाषा के कवि रहे हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यूपीएसआई की, नहीं पूछा गया, यूपी कांस्टेबल की नहीं पूछा गया, वीडियो की तो नहीं पूछा गया, लेखपाल की तो नहीं पूछा गया। हाँ, ये जरूर पूछा जा चुका है कि सबसे पहले साहित्य किसने लिखा? गारसादा तासी ने। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आपके सामने है साथियों। गारसादा तासी के द्वारा जो लिखी पुस्तक है, इस पुस्तक को 2 भागों में लिखा गया है। कितने भागों में लिखा गया है? 2 भागों में लिखा गया। इसका जो पहला भाग है, पहला भाग जिसका प्रकाशन 1839 में किया गया, और इसी का दूसरा प्रकाशन, दूसरा भाग जो है जिसका प्रकाशन 1847 में किया गया। तीसरा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया है कि गारसादा तासी का ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित किया गया? तो 2, पहला 1839, दूसरा 1847। अब ये लिखा है फ्रेंच में, तो ऑब्वियसली इसका हिंदी अनुवाद भी हुआ होगा। आइए जानते हैं किसने इसका हिंदी अनुवाद किया। देखिए, इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी में ट्रांसलेट, ये 1952 में किया है। 1952 में किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इन्होंने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद अपनी किस पुस्तक में किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये लीजिए। तो यहीं से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज्यादा आप इसके बारे में न पढ़ें, वो ही अच्छा है। जहां मुझे लगता है कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो वाला पार्ट तो खुल करके आजमाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और मस्त मजे से पढ़ेंगे साथियों। तो ये था आपका पहला स्टेप। ठीक है, यहां पर ये चीज होती है खत्म। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि गारसादा तासी के बाद हिंदी साहित्य में किसने हाथ आजमाया, या गारसादा तासी के बाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किसने ग्रंथ लिखा। तो ये फर्स्ट नंबर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड।
इसके बाद आते हैं साथियों आपके मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन जिन्होंने साहित्य जो लिखा वो उर्दू भाषा में लिखा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उर्दू भाषा में सबसे पहले साहित्य किसने लिखा? मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था। कब लिखा? 1848 में लिखा। किस पुस्तक में लिखा? तज़किरा ईश्वराई में लिखा। तज़किरा ईश्वराई, ये लीजिए, पॉइंट खत्म कर दीजिएगा यहां, इसके अलावा कुछ मत पढ़े आप। ठीक, अब बात करेंगे नंबर 3 की कि भैया तीसरे नंबर पे कौन आते हैं। तो तीसरे नंबर पे आते हैं आपके महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल, इन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा में साहित्य लिखा है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में सबसे पहला साहित्य किस व्यक्ति ने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया, उनका नाम है महेश दत्त शुक्ल। कब लिखा था इन्होंने साहित्य? तो इनकी तारीख आती है 1873। 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य को लिखा। किस पुस्तक में लिखा? उसका नाम है भाषा काव्य संग्रह का प्रकाश। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाश। 3 पॉइंट हो गए। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट। तो साथियों इसके बाद आते हैं नंबर 4 पे कि सर इसके बाद कौन आया साहित्य लेकर के। तो इसके बाद आते हैं आपके जाने माने पहचाने शिव सिंह सेंगर। ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है, याद रखिएगा। कौन आते हैं? शिव सिंह सेंगर। साथियों कहा जाता है कि शिव सिंह सेंगर राजस्थान के एक राजा रहे थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को सन 1883 में लिखा। 1883 में किस लैंग्वेज में लिखा अगर पूछा जाए तो हिंदी भाषा में लिखा। अब यहां पर मतभेद हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है नहीं भैया महेश दत्त शुक्ल ने नहीं, सबसे पहले जो हिंदी भाषा में साहित्य लिखा वो शिव सिंह सेंगर ने लिखा। तो साथियों कुछ चीजें डिपेंड होती हैं आपके ऑप्शंस के ऊपर भी कि आपका विकल्प क्या दिया हुआ है। अगर आपको विकल्प शिव सिंह सेंगर दिया है तो आप इसे चूज करेंगे, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली महेश दत्त शुक्ल चूज करेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी अगर दोनों ऑप्शन अगर हमें दिए तो क्या करेंगे। तो बच्चों दोनों में आप पहली प्राथमिकता जिसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी कहते हैं, आप महेश दत्त शुक्ल को चूज करेंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य जो लिखा वो किस भाषा में लिखा? हिंदी भाषा में। और इनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। साथियों याद रखिएगा ये पुस्तक है, ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है। कहा जाता है कि शिव सिंह सेंगर सरोज में शिव सिंह सेंगर ने 1000 कवियों के बारे में, लगभग 1000 कवियों के बारे में, कुछ लोगों का मानना है कि 932 या 938 कवियों के बारे में लिखा है, लेकिन नहीं पूछा जाएगा, घबराइए मत। आप इस पॉइंट को याद मत रखें, अगर करना है तो इतना याद रखें लगभग 1000 कवियों का वर्णन इन्होंने किया। पता है इन्होंने 1000 कवियों का वर्णन किया इस वजह से भैया जी इन्हें एक हजारा कवि के नाम से जाना गया। हजारा कवि, एक हजारा यानी 1000 कवियों के बारे में लिखना। और 1000 को अगर आप संस्कृत के तौर पे देखें तो सहस्त्र कवि भी, सहस्त्र का मतलब 1000 होता है, तो इन्हें सहस्त्र कवि भी कहा जाता है। आशा करता हूं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। साथियों ये आपका जो चल रहा है ना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चल रहा है, एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है। बीच में मैंने इनसे पहले कोई नहीं था, ये मत सोचिएगा क्या महेश दत्त शुक्ल से पहले किसी ने नहीं लिखा, क्या इनसे पहले किसी ने नहीं लिखा। जो सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। अब बात आता है साथियों नंबर 5 की। ठीक है, नंबर 5 पोजीशन पे आते हैं आपके डॉक्टर गियरसन। डॉक्टर गियरसन, इनका पूरा नाम है डॉक्टर सर जॉन्स इब्राहिम गियरसन, लेकिन पूरी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे
तो साथियों इन्हें डॉक्टर गियर्सन के नाम से ही जाना जाता है। ये बिहारी लाल की जो एक रचना है बिहारी सत सही, तो बिहारी जी के तो इतने तगड़े भक्त थे भाई साहब जिसका कोई जवाब नहीं। आप आज के जमाने में जो रसिया सॉन्ग सुनते हैं ना, वो उससे भी तगड़े रसिया रहे थे, याद रखिएगा इस चीज को। उनकी एक दो पंक्तियां भी बहुत अच्छी है, और रसलीन जी हो गए, आपके मधुकर जी हो गए, बहुत सारे हैं। रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। काफी सारी पंक्तियां आएंगी जब हम अलंकार पढ़ेंगे, जब हम काव्य शास्त्र आजमाएंगे, रस पढ़ेंगे, देखिएगा कितने रस आएंगे। अभी हमारा टॉपिक जो हिंदी साहित्य है उसी को लेकर के चलते हैं, भटकते नहीं है। तो डॉक्टर गियर्सन आए जिन्होंने 1888 में, पहले बाद में लिखते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिएगा, अगर पूछा जाए कि इन्होंने हिंदी साहित्य किस भाषा में लिखा, तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा में लिखने वाला पहला व्यक्ति यही था। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले साहित्य किसने लिखा? डॉक्टर गियर्सन ने लिखा। कब लिखा भैया? 1888 में, इन द ईयर ऑफ 1888 में इन्होंने हिंदी साहित्य को लिखा। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? बिल्कुल जानते हैं, आइए। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा डॉक्टर गियर्सन की जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब साथियों यहां पर एक पॉइंट और आता है कि इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, कब किया? हिंदी अनुवाद जो हुआ इसका 1957 में, 1957 में इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हुआ। किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने। अब किशोरी लाल गुप्त ने जब इस बुक का हिंदी में ट्रांसलेट किया तो किस पुस्तक में किया? तो इनकी पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 5 लोगों के बारे में जाना। इसके बाद कौन आते हैं? नंबर 6, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु आपकी असली कहानी, ये तो बेसिक चल ही रहा है आपका, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे ना फिर देखिएगा, है ना। तो मिश्र बंधु साथियों ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। मिश्र बंधु 3 भाइयों का एक समूह मान लो, जोड़ा मान लो, जोड़ा तो नहीं कह सकते हम, ये 3 भाई मिलकर के मिश्र बंधु कहलाए गए। ये 3 भाई कौन कौन से थे? तो देखिए, एक थे आपके श्याम बिहारी, एक थे आपके गणेश बिहारी, एक थे आपके सुखदेव बिहारी। इन तीनों भाइयों को ही मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। साथ ही याद रखिएगा मिश्र बंधु विनोद ने मिलकर, इन तीनों भाइयों ने मिलकर पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। अब हम बात करेंगे इस पुस्तक की। तो इस पुस्तक को 4 संस्करण में, 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में प्रकाशित किया गया, जिसमें से इसका पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 में प्रकाशित कर दिया गया, और जबकि इसका जो चौथा भाग है साथियों वो 1934 में प्रकाशित किया गया। अभी तक जितने भी साहित्य आप देख पा रहे हैं, अभी तक इनमें से किसी भी साहित्यकार की रचना को मान्यता नहीं दी गई।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर मान्यता कौन देता है। तो साथियों देखिए, हमारा जो हिंदी साहित्य है वो इधर उधर तितर बितर फैला हुआ है, उसे इकट्ठा करने का एक काम सौंपा गया। और ये काम जो सौंपा गया वो किसे सौंपा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सौंपा गया। एक सभा थी जिसका नाम था नागरी प्रचारणी सभा, जिसका गठन 1893 ईस्वी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में किया गया। और माना जाता है कि वाराणसी में कॉलेज है, क्वींस कॉलेज, उसके बरामदे में बैठ करके समिति का गठन किया गया था। तो साथियों बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे, इसके जो अध्यक्ष थे वो बाबू श्याम सुंदर दास थे, ठीक है। तो आपका ये चलता है सीक्वेंस। इसके बाद जाकर के आपके आते हैं मिश्र बंधु के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य का पहले क्या नाम था? आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसे आज के जमाने में हिंदी साहित्य के इतिहास के ही नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि उनकी पुस्तक 1929 में रिलीज करने से पहले एक बार उनकी पुस्तक को रिजेक्ट कर दिया गया था? उस रिजेक्टेड पुस्तक का नाम क्या था? मैं ये सारी की सारी कहानियां आपको बताऊंगा, ठीक है साथियों। तो ये सारी की सारी चीजें रहेंगी मेरे साथ, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य ही क्यों मजेदार रहा, क्यों हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही साहित्य पढ़ाया जाता है। अब आपको पता चल गया कि इनको रिजेक्शन क्यों किया गया, क्योंकि किसी ने, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, पद्धति कितनी थी साथियों? 4 पद्धतियां होती हैं। एक होती है आपकी वर्णानुक्रम पद्धति, एक होती है साथियों आपकी कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, तीसरे नंबर पे आती है आपकी वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, और चौथे नंबर पे आती है आपकी विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति। ये 4 पद्धतियां होती हैं। वर्णानुक्रम में अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स, यानी कि वर्ण के क्रम के अनुसार साहित्य को लिखा जाता है। कालानुक्रम में क्या होता है? डीओबी, डीओबी का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। जिन लेखकों ने, जिन राइटर्स ने कालानुक्रम पद्धति का यूज किया, इसका मतलब वो क्या है? उन्होंने लेखक के जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग यूज किया इसे। वैज्ञानिक पद्धति की अगर मैं बात करूं तो ये होता है हकीकत में टाइम पीरियड, जिसे हम कहते हैं समय, समय के अनुसार वो सारी चीज इसमें आती है कि इस टाइम पीरियड पे कौन सा राइटर था, इस टाइम पीरियड पे कौन सा राइटर था, और इस टाइम पीरियड पे कौन सा राइटर रहा। अब बात करते हैं विधेयवादी पद्धति, जिसे भैया ऑथेंटिक माना जाता है। सबसे बेहतरीन जो पद्धति होती है वो होती है विधेयवादी पद्धति। इसमें क्या होता है? इसमें काल, यानी कि काल समय जो है, समय के साथ साथ इसमें भावगत, यानी कि भावगत भी देखा जाता है कि उसका भाव क्या है, सेंस क्या है। ये सारी चीजें हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप सभी बच्चों को बेहतरीन लगी होगी, समझ आई होगा मेरा हर एक कॉन्सेप्ट। घबराइएगा मत, जिन बच्चों की डाउट है कि सर ये फैक्ट कैसे याद होंगे, सारे के सारे फैक्ट आप याद कर पाएंगे मेरे साथ आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म रीजनिंग रनवे पर। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।